हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव और आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 का गणित का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि द्विघात समीकरण से ही लिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है फ्रेंड्स, है ना। और 4-4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। देख सकते हैं कि ये कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि 14 में भी आया था, 15 में, 16 में और 19 में। और जो ये टारगेट मैंने बनाया है कि हो सकता है कि 2020 का बोर्ड एग्जाम में या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में जरूर ये आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी डेली वीडियो मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं लिखा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 15 किमी प्रति हावर है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने पर कुल समय 4 हावर यानी कि 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का एकदम देखते ही कर लेंगे। जैसे कि एक और है इसमें, एक कुटीर उद्योग वाला, तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी मैथ का लगाइए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पहले एक बार 2 बार पढ़िए ताकि जो भी चीज दिया है आपको मालूम चल जाए कि ये चीज का वैल्यू दिया है और इस चीज की वैल्यू हमें निकालना है। फिट हो जाएगा पूरे दिमाग में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा, तो उसका सोल्यूशन निकालना भारी हो सकता है। तो देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जब जल जो है शांत है उसमें नाव की जो चाल है कितना, 15 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। ठीक है, तो नाव को धारा की दिशा में, यानी जब धारा जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा उधर से विपरीत हो जाएगा, आ रही है तो विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने पर कुल समय यानी कि जाने और आने में, दोनों जाने और आने में कुल समय कितना लगा है, 4 हावर यानी कि 4 घंटा और 30 मिनट लगता है। राइट, अब पूछा है कि धारा की चाल बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चीज इसमें दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। मैंने बताया पहले ही, इसमें दिया है शांत जल में नाव की चाल, तो यहां पर लिख लेंगे शांत जल में नाव की चाल। तो लिखते हैं जैसे शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, यहां पर शांत जल में नाव की क्या चाल है, यहां पर लिख लेते हैं हम 15 किलोमीटर प्रति हावर यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमें मालूम चल गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, पूछा है कि धारा की चाल बताइए, यानी कि जो जल बह रहा है उसकी चाल पूछा है, तो हमें तो मालूम नहीं है, पूछा है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। ऐसे सवाल में सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ABCD की कोई भी अक्षर रख सकते हैं, जैसे A भी रख सकते हैं, XYZ कोई रख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर जो बच्चे जाएंगे तो X ही रखना क्योंकि ज्यादा X ही रखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे माना धारा की चाल X, क्या लिखेंगे, माना धारा की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, X किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम तो 2 चीज फाइंड कर ली, यानी कि शांत जल में नाव की चाल पता चल गया कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मान लीजिए कि धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहां से हमें ये लिखना है कि मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल मतलब जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए, शांत जल में नाव की चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को हम एक में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 15 प्लस x, अब दोनों हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा।
ये हमारा हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए जब धारा की दिशा में नाव चल रही है ना, तो उस समय जो उनकी चाल होती है दोनों आपस में जुट जाती है। अगर कहेगा कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या होती है, दोनों में से घट जाता है। मतलब नाव की चाल अब माइनस धारा की चाल घट जाता है। ये धारा की दिशा में नाव की चाल हमने क्या कर देंगे, 15 प्लस x जोड़ देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। यहाँ पर लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल क्यों हम लोग चाल निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा है कि नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने में कितना समय लगा, तो 4 घंटा 30 मिनट। तो हमें चाल निकालना है, तो सबसे पहले नाव को धारा की दिशा में चाल और नाव का धारा के विपरीत दिशा में चाल, सब कुछ तो पहले निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाल बराबर, तो हमारा नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अब माइनस जो हमारा धारा का चाल है कितना x, तो ये घट जाएगा। ठीक है, जब विपरीत चलेगा तो घटेगा, और जो उसके दिशा के रूप में चलेगा तो जुट जाता है। अब यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहां से हम लोग करना क्या है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो धारा की दिशा में जब नाव चल रही थी तो कितना समय लगा था, तो वो निकालते हैं। चलिए लिखते हैं, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, है ना फ्रेंड्स। पहले तो जो जिस समय धारा चल रही है, नाव चल रही है, तो दोनों को एक साथ जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है फ्रेंड्स, चाल होता है ना। तो दूरी बटा में चाल लिख लेंगे। तो हमारा दूरी कितना है, 30 किलोमीटर जा रही है ना, और हमारा जो चाल है धारा की दिशा का, तो यहाँ पर आपको बता दिया हूं 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 30 के नीचे क्या लिखेंगे, 15 और प्लस x, है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, मतलब उस समय उधर से आ रही है तब। यहाँ पर लिखेंगे धारा की विपरीत है ना दिशा में आने में या जाने में, है ना, आने में लगा समय, लगा आने यहाँ पर में है। ठीक है, आने में लगा समय। आप लोग तो इंटेलिजेंट है, समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूं, तो आने में लगा समय। तो यहाँ पर हमारा समय बराबर दूरी बटा साल, तो दूरी हमारा कितना है, 30 ही रहेगा आने और जाने का। ठीक है, लेकिन जो आने जाने की जो चाल है ना नाव की, तो वो चेंज है। तो आने में लगा समय, तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स रखेंगे, 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स है ना, क्योंकि समय जो हमारा होता है क्या होता है, घंटा में होता है, यहाँ पर घंटा लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो समय ही निकाल रहे हैं, तो समय का मात्रक जानते हैं कि घंटा होता है। यहाँ पर सब कुछ घंटा में किलोमीटर में चल रहा है, तो इसलिए घंटा ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब करना क्या है यहाँ पे, तो अब हम नाव द्वारा कुल दिया गया समय, तो यहाँ पे लिखेंगे नाव द्वारा कुल लिया गया समय। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नाव द्वारा कुल कितना समय लगा था, तो वो समय हमारा हो जाएगा 4 घंटा और 30 मिनट ना, तो 30 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 30 में डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में है तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 एकम में 3 और 3 दूनी की 6, यानी कि 4 घंटा अब प्लस ये जो हमारा 1/2 घंटा, इसको जोड़ लेंगे, तो इसके बटे में 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो टोटल हमारा 7 मतलब 4 दूनी 8 के 9 बटे आ जाएगा 2 घंटा। कितना आ जाएगा, 9/2 घंटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे 30 और बटा में लिखेंगे 15 प्लस एक्स, फिर प्लस मतलब नाव द्वारा चली गई चाल
और बटा में मतलब विपरीत दिशा में दोनों चाल को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फिर लिखेंगे 30 और लिखेंगे 15 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही इसकी क्या है, यहाँ पे चाल है। ठीक है, आने का और जाने का दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कुल कितना समय लगा है, तो 9/2 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा। तो देखिए दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि जो हमारा दोनों समय है ना, धारा के दिशा वाला और धारा के विपरीत दिशा, दोनों समय को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। चाल नहीं, ये हमारा समय है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ज्ञात किए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन में क्या मिल रहा है, तो देखिए ऊपर जो दोनों में कॉमन 30 मिल रहा है, यहाँ पर 30 सिंपल से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर केवल एक बचेगा और बटा के नीचे हो जाएगा हमारा 15 और प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक ही बचेगा और इसके नीचे बचेगा 15 और माइनस एक्स, और कोष्टक 1 इक्वल टू 9 और बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप सिंपल सा इसमें अब इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 तो हमारा कॉमन आ गया, तो बाहर ही रहेगा। इसमें दोनों में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं इसको, एक तो एलसीएम लेंगे तो सीधे दोनों आ जाएगा नीचे, 15 प्लस एक्स और एक हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार, तो ये ऊपर हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस करेंगे और इससे भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, यानी कि 15 और प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लिए सीधे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि छोटा ब्रैकेट नीचे उसमें लग गया है, और इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 30 और ये हमारा जो है ना कोष्टक, अब देखिए ये तो इसको सीधे हम कोष्टक हटा लेंगे, तो 15 माइनस एक्स प्लस 15 और प्लस एक्स और बटे में लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला के रूप में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको फॉर्मूले पर हम इसको लिख लिए। अब देखिए एक्स से ये एक्स कट जाएगा, प्लस और माइनस से कट जाएगा। ठीक है, और इस कोष्टक बंद करते हैं, इक्वल टू 9 और बटे में 2। आगे थोड़ा पेज उलट लो, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 30 और यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा यानी गुणा, और ये 15 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 और कोष्टक में ये 15 प्लस 15 यानी 30, और बटा में 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम 30 और इंटू 15 जोड़ लिए तो 30 हो गया, और बटा के नीचे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली 30 गुणे 30 करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा ये इक्वल टू में 9/2 भी है हमारा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तितरी के 9 यानी कि 9 से ऊपर हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम लोग तिरिया गुणा भी कर सकते हैं, इसमें इससे और इसमें इससे से। तो देखिए पहले इसको वर्ग को कर लेते हैं, तो 900 और बटा में इसमें हो जाएगा 15 का वर्ग कितना 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 9/2, केवल हम यहाँ पर वर्ग किए हैं। ठीक है, अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 900 गुणे 2 तो 900 और गुणे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 225 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो देखिए 900 गुणे 2 तो लिख लिए, अब लेकिन 9 गुणे 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए पहले हम 9 और उसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, जैसे 225 और माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए इसको 9 को इस साइड में भेजते हैं, भेजेंगे ना, क्योंकि 225 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे, यहाँ पर 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 900 और गुणे 2 है, और ये तो आएगा तो भाग के रूप में, तो बटा के नीचे आ जाएगा, तो 9 से 9 कमे 9 यानी एक बार गया, तो ये 100 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, तो 225 ये वाला और माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 200। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 और ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 200, इसलिए जो हमारा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। 225 में से 200 घटेगा तो 25 हो जाएगा सीधे, और यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ आप साइड कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ आप साइड। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पक्ष, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस 25। ठीक है,
तो यहाँ पर x इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, तो x बराबर एक बार हम रखेंगे 5। ठीक है, और चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो x बराबर हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है ना, आप समझते हैं। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 5। तो यही हमारा x की जो माने थे कि धारा कितना होगी, तो चाल बराबर हमारा गया 5 किलोमीटर घंटा। चाल इक्वल टू धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मान लीजिए कोई कंपनी है। सिंपल से आपको फंडा मैं बता देता हूं समझने के लिए कि एक कुटीर उद्योग यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, राइट। एक विशेष दिन मतलब कोई एक अच्छा दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब कंपनी में जो भी नग है ना, नग की बात कर रही, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब कोई भी चीज मान लीजिए कि नग मतलब कोई कलम ही मान लीजिए, इस नग के मतलब नग मतलब जानते होंगे, नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, विशेष दिन जिस दिन बात कर रहे हैं, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और उसके नग की लागत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले मैंने बता दिया कि एक कंपनी है, उस कंपनी में रोज काम होता था, जो कि एक विशेष दिन था। उस दिन देखा गया तो जितने भी लागत था वो रुपया में, उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के जितने भी बर्तन थे उस बर्तनों की संख्या के यहाँ पर संख्या बता दिया है कि दुगने से 3 क्या था, अधिक था। और टोटल उस लागत में कितना रुपया लगा था, तो 90 रुपया। तो दो चीज हमें फाइंड हो चुका कि बर्तनों की कुल संख्या दुगने से 3 अधिक थी और टोटल लागत हमारा 90 रुपया। पूछा क्या है, तो प्रत्येक नग की लागत पूछा है। तो चलिए इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि निर्मित बर्तनों की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं, माना निर्मित है ना फ्रेंड्स, निर्मित बर्तनों की संख्या। थोड़ा ये जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लिया था। कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, मालूम नहीं है तो टोटल कितना मान लिया है, x है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए प्रत्येक नग की लागत, तो हमें दे रखा है इसमें प्रत्येक नग की लागत 2 गुने से 3 अधिक थी। तो चलिए यहां पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत मतलब एक नग में कितना रुपया लग रहा है, तो वो देखिए प्रत्येक नग की लागत इक्वल टू हो जाएगा 2x और प्लस 3। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अब निर्माण का कुल मूल्य निकालना है ना, निर्माण का कुल मूल्य, टोटल निर्माण में कितना रुपया लगा था, यहां पर लिखेंगे निर्माण का कुल मूल्य, निर्माण का कुल मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्माण का कुल मूल्य इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग करेंगे वस्तुओं की संख्या, मतलब टोटल हमारे पास कितनी वस्तु है, तो वस्तुओं की संख्या हमने मान रखा है कितनी जी, x है। ठीक है, तो x और गुणे जो हमारा होता है निर्माण का कुल मूल्य, तो निर्माण का कुल मूल्य हमारा कितना है जी, तो 2x, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये हमारा निर्माण का कुल मूल्य मतलब लागत 2x प्लस 3, तो ये हमारा x इंटू 2x प्लस 3 इतना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार से हम लोग करेंगे। तो प्रश्नानुसार अगर करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो x और यहाँ पर ये टोटल हमारा अंडर में कितना है, तो 2x और प्लस 3 और इक्वल टू टोटल लागत हमारा कितना लगा था, तो 90 रुपया यहाँ पर बता रहा है ना, तो 90 रुपया यहाँ पर इक्वल टू लिख लेंगे। ठीक है ना, 90। अब इसमें मल्टीप्लाई सिंपल से कर देते हैं, तो देखिए 2x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस 3 में x करें तो 3x इक्वल टू 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके आगे हम लोग करते हैं, इसमें दोनों में
फैक्टर इसको इधर लाते हैं इस साइड में, ठीक है। इस साइड में लाएंगे तो 2x² और प्लस 3x, और इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90, और इसकल टू कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं। a में c से गुणा करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो 90 में 2 से करेंगे तो 180 का ऐसा गुणनखंड निकालना है हमें कि मतलब कि जोड़ने पर कितना आता हो, 3 आता हो। तो देखिए इसमें हम पहले 15 रख लेंगे और 12, यानी कि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 प्लस में आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 2x² और यहाँ पर प्लस 15x और माइनस में लिख लेते हैं 12x, और यहाँ पर लिख लेते हैं फिर माइनस 90 इक्वल टू 0। और इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, ठीक है। इसमें कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पर बचेगा 2x, ठीक है, और प्लस 15, ठीक है ना। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं पहले, तो माइनस हो जाएगा, और इसके बाद हमारा हो जाएगा, तो इस दोनों में हमारा मिल जाएगा 6 कॉमन, ठीक है ना। इसके माइनस 12x में माइनस, तो यहाँ पर 6 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 6 को आउट कर लेंगे कॉमन में, तो यहाँ पर बचेगा 6 दूनी के बार, यानी कि 2x बचेगा, और ये हमारा बच जाएगा कितना, ये हमारा 15 भर जाएगा, ठीक है ना। 15 छक्के 90। तो इस दोनों में देखिए सबसे पहले इस दोनों में एक जैसा कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस छोड़ दिए थे, मतलब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, तो एक कॉमन तो ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 15, और एक हो जाएगा x माइनस 6 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एक एक को मतलब इस x का मान निकाल लेते हैं, फिर इस x का, तो 2x प्लस 15 और इक्वल टू कर लेते हैं पहले 0 इसके लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये 15 और ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 निकाल लिए, ठीक है, और इसका भी निकाल लेता हूँ। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर जाएगा इस साइड में तो 6 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका मालूम निकल गया कि देखिए, लेकिन x की जो ऋणात्मक मान है ना, वो ऋणात्मक नहीं रखेंगे, जो धनात्मक है वही रखेंगे, ठीक है। x बराबर ये नहीं रखकर क्या रखेंगे, x बराबर 6 रखेंगे, क्योंकि बर्तनों की जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं होगी। इसलिए जो हम x माने हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक बर्तन की लागत, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, ठीक है फ्रेंड्स। प्रत्येक बर्तन की लागत जो हम लोग माने थे, तो कितना था प्रत्येक बर्तन की लागत, यहाँ पर 2x प्लस 3, यही ना था, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इसकी वैल्यू को पुट कर लेना है केवल। देखिए तो 2 की जगह पर 2 रहेगा, और x की जगह पे हमारा कितना रखा है 6, यहाँ पर 6 रखेंगे प्लस 3, ठीक है। तो ये टोटल 6 दूनी के 12, 3 कितना हो जाएगा 15 रुपया। तो आपको ये मालूम चल गया कि इसका आंसर क्या होगा,